हेलो एवरीवन। वीडियो की श्रृंखला में ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शंस भी स्क्रीन पर रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी स्क्रीन पर है। हिंदी एक्सप्लेनेशन इसमें डाल दिया सो दैट कि आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सके, रीड भी कर सके, और मैं भी उसे एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ भी सके। 79 नंबर क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन आर ड्यू टू। अब ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और उसमें साफ साफ बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन ड्यू। ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर है और करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन है, लॉन्ग डोरमैन्स claims have more of cruelty than justice in them. B है, the defendant may have lost the evidence to dispute the still claim, and persons with good causes of action should pursue them with reasonable diligence. ये तीन ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन तो ऑल ऑफ सही है। यदि मैं स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन की बात करूं, परिसीमा कानून, मैं लिमिटेशन एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तो परिसीमा कानून के कारण से अस्तित्व में है और सभी विकल्प इन कारणों से सही ढंग से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी अस्तित्व में है, अभी लिमिटेशन एक्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ बताया, लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय से अधिक क्रूरता होती है। प्रतिवादी ने पुराने दावे का विवाद करने के लिए सबूत खो दिए होंगे, और सीमा आता है इस तरह से कि अच्छी कार्रवाई कारणों वाले व्यक्ति को उचित परिणाम के साथ उनका पीछा करना चाहिए। इस तरह से इन सभी कारणों से सीमा अधिनियम जो लिमिटेशन एक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण जो है, यदि मैं बात करूं तो ये आपका जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, राइट, यानी ऑल ऑफ एबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 80 नंबर क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, लिमिटेशन इज एप्लीकेबल टू सिविल सूट्स, क्रिमिनल केसेस, बोथ, सिविल, ऑल द एबव। बोथ इज में दे दिया है कि करेक्ट है दोनों, तो ए बी सी डी है। परिसीमा अधिनियम यदि लिमिटेशन एक्ट की बात करता हूँ तो 1963 जो एक्ट है उसमें दीवानी मुकदमे यानी सिविल सूट, अपील और एप्लीकेशन लागू होता है। आपराधिक मामलों में यदि क्रिमिनल केस की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों की जांच, मुकदमा चलाने के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर, सिविल सूट हो गया। लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू सिविल सूट, राइट। करेक्ट ऑप्शन इज सिविल सूट। नाउ नेक्स्ट इज upon failure to hold a statutory meeting, the penalty for the defaulting company shall be। कितनी होगी यदि स्टैट्यूटरी मीटिंग जो वैधानिक मीटिंग होती है और उसका फेल्योर हो जाता है तो पेनल्टी क्या होगी बाय डिफॉल्टिंग? 500 वॉन्ड अप, 100,000 रुपीज पर डे, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। एक्चुअली भारतीय कंपनी अधिनियम जो इंडियन कंपनी एक्ट है 2013 जो कंपनी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसी के अनुसार वो फॉलो करता है। जो भी दिशा निर्देश मिलता है, वैधानिक बैठक जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है साल में, की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है, जो पिछले अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 में मौजूद थी। इसलिए वैधानिक बैठक न होने पर कोई दंड नहीं लगता, क्योंकि ऐसी बैठक अब अनिवार्य नहीं है। साल भर में लोग करते हैं, बीच में भी कर लेते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, लेकिन अब ऐसा कंपलसरी नहीं रखा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब में क्या होगा कि none of these होगा, यानी डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज मैंडेटरी इन। किस कंपनी में किस तरह की कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फॉरेन कंपनी, किस तरह कंपनी में जो है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है, यानी ट्रांसफर शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है तो ट्रांसफर मैंडेटरी है, राइट। करेक्ट आंसर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक्चुअली पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब कभी भी कोई शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है। यह कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 268 और 271 के अनुसार है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये आंसर आपका सी मैंने लगा दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे MOA बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी एज पर। यह भी कंपनी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी। करेक्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, उसमें से एक ही होगा और करेक्ट आंसर है टेबल ए। क्यों है टेबल ए, ये आपको मैं बता दूं, इसीलिए टेबल ए है कि क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रारूप जो होती है, जो फॉर्मेट होती है, वो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए अलग अलग तालिकाओं में दिए गए हैं। तालिका ए एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रारूप प्रदान करती है, इसीलिए टेबल ए ही करेक्ट ऑप्शन है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए टेबल ए इज करेक्ट ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग clause from memorandum of association cannot be amended। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किस तरह से अमेंड नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। यह है ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। किस क्लॉज के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, ABCD। एक्चुअली यहाँ पर बी जो है ए थोड़ी सी ऑप्शन का टाइपो मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है ना आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन तो ए नहीं दिया गया है, बल्कि आपका करेक्ट जो है डी ही है, एसोसिएशन क्लॉज। ये करेक्ट ऑप्शन आपका है। क्यों है ये करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि एसोसिएशन क्लॉज जो है जिसमें सदस्यता खंड भी कहा जाता है, जो उन व्यक्तियों के नामों को सूचीबद्ध करता है जिन्होंने कंपनी बनाने के लिए सदस्यता ली है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 इज इन द IPC, इंडियन पेनल कोड। राइट। IPC में नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर। एक बच्चा जो चाइल्ड है उनको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। कब नहीं कहा जाएगा, यानी कब उसके काउंट होगा, कब काउंट नहीं होगा, एक बच्चे यदि करता है तो। ठीक, तो ऑलरेडी उसमें चाइल्ड का डेफिनेशन भी दिया गया है। तो यदि मैं डोली इनकैपेक्स के सिद्धांत को बताऊं तो इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होता है। ये एक पूर्ण प्रतिरक्षा है, जिसका अर्थ है 7 साल से कम उम्र वाले के बच्चों किसी भी अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वो है 7 ईयर्स। आपको याद रखना है 7 ईयर्स। ऐसे यदि 18 ईयर्स से कम एज वाले कुछ इंसिडेंट करता है, किसी तरह का ऑफेंस करता है, तो उनको जुवेनाइल केस उस पर एप्लीकेबल होता है, जो कि जुवेनाइल बोर्ड भेजा जाता है। नाउ 86 नंबर, राइट ऑफ प्राइवेट defense of the body extends the voluntarily causing death if the offense with occasion the exercise of right. Reasonably cause apprehension the death will be caused. Reasonably causes apprehension that simple injury will be caused. Is of escaping with stolen property immediately after the theft. Right? और D नंबर ये है कि is of arresting a person who is running away from having committing an offense or voluntarily causes hurt. यानी आपके स्क्रीन पर आपको जितने भी ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल मिल गया। और इसका करेक्ट आंसर जो है यह है कि यदि कोई उचित रूप से यह आशंका पैदा करता है कि मृत्यु हो गई है, तब क्या होगा? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉज। राइट, यानी IPC की सेक्शन जो है 100 बताता है कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उन परिस्थितियों में करती है जहां मृत्यु स्वेच्छा से कारित की जा सकती है। यह धारा 6 प्रकार के अपराधों के सूचीबद्ध है जिनमें मृत्यु तक की प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि यदि हमला इतना गंभीर है कि मृत्यु या गंभीर चोट की उचित आशंका पैदा करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। अंडर सेक्शन 498, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि अंडर सेक्शन 498 की यदि मैं बात करता हूँ, और 498 कौन सा एक्ट की बात मैं करूँ, तो यह एक्ट की नहीं है, IPC की है, भारतीय दंड संहिता की है, इंडियन पेनल कोड की है। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 498A क्रूल्टी को बताता है, जिसमें इंक्लूड क्या क्या रहता है। क्रूल्टी मीन्स क्या क्या उसमें हम बोलेंगे। क्या डिमांड ऑफ डोरी यदि दहेज किया करता है तो फिजिकल टॉर्चर करता है तो, या मेंटल फिजिकल टॉर्चर करता है, ना उससे कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। यदि मेंटल और फिजिकल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से टॉर्चर करता है तो IPC 498A के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? क्रूल्टी कहा जाएगा।
इस धारा का तक क्रूरता की परिभाषा व्यापक है, इनमें न केवल शारीरिक यातना बल्कि मानसिक यातना भी शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया, बोथ मेंटल एंड फिजिकली। मेंटल फिजिकली दोनों जो है क्रूरटी के अंतर्गत ही आएगा, जो कि आईपीसी बताता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है आपका 88 नंबर, व्हाट इज द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफ ऑफेंस इज पनिशेबल। कहाँ पर जो है ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन खुद में अपने आप की तैयारी है और ये एक ऑफेंस का खुद की तैयारी है और वो ऑफेंस भी है, तो वो पनिशेबल होगा। जैसे कि थेफ्ट खुद किया, डकैती वो खुद किया, मर्डर वो खुद किया, रेप भी वो खुद किया। इसमें आईपीसी की जो है सेक्शन 399 बताता है कि यदि कोई भी पर्सन अपराधी, अपराधों के 4 चरण होते हैं, जैसे कि इंटेंशन उसकी भावना क्या है, आशय क्या है, प्रिपरेशन उन्होंने तैयारी कैसे किया था, प्रयास किस तरह से अटेम्प्ट किया, कंप्लीशन किस तरह से अंजाम को पूरा भी किया। आमतौर पर केवल तैयारी का चरण दंडनीय नहीं होता है कि उन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन किया, बल्कि सिवाय कुछ गंभीर अपराधों के डकैती में जो होता है एक ऐसा अपराध है जहाँ डकैती करने की तैयारी भी अपने आप में दंडनीय है। यानी यदि इस तरह से डकैती करता है तो डकैती में क्या होता है, तो यदि वो प्रिपेयर कर रहा है तो भी वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस कहलाएगा। यानी उनका जो इंसिडेंट है, वो जो तैयारी किया डकैती का, वो भी एक तरह का जो है अपराध माना जाएगा। चोरी, हत्या, बलात्कार के मामलों में केवल तैयारी दंडनीय नहीं होता है, वो यदि इंसिडेंट को देता है तो वहाँ पर प्रेजेंट रहता है तो, या तो उस इंसिडेंट को करता है तो वो होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डकैती। नाउ नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन इज रेक्स वी गोविंदा द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू प्रोविजन ऑफ आईपीसी वेयर एक्सप्लेन। कहाँ पे किया गया था? सेक्शन 34 कि सेक्शन 199 में किस में किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन पर डायरेक्ट में चले जाता हूँ। यदि मैं रेक्स वी गोविंदा 1876 जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, ये एक ऐतिहासिक मामला है, 1876 का है। तो आईपीसी की धारा 299 में, जिसमें गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड और धारा 300 यानी जो मर्डर का है, यह बताता है कि दोनों के बीच में जो स्पष्ट करता है कि यह स्थापित किया गया कि हत्या के लिए क्या आवश्यक इरादा या ज्ञान है, उनके पास क्या नॉलेज है और उनका प्लानिंग क्या है, उनके पर्पस कहाँ तक थी, यानी उनका मोटिव क्या है, किस कारण से उन्होंने किया। गैर इरादतन हत्या में इसे कैसे अलग किया जाए, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका सी। 299 और 300 ये आपका पूरा क्लियर बताता है, गैर इरादतन हत्या और 300 हत्या के बारे में भी बताता है। राइट, करेक्ट ऑप्शन इज आई हैव टोल्ड यू, सो 299 सेक्शन एंड 300। नाउ 90 नंबर क्वेश्चन इज हैज, यानी ए ने क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज ऑन वाइफ एज्ड अबाउट 14 ईयर्स विथ हर कंसेंट, यानी उनकी कंसेंट, उनकी पत्नी कंसेंट से, उनकी सहमति से ए ने क्या किया, उनके साथ इंटरकोर्स किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और ए इस बात को स्वीकार भी किया करता है। तो क्या यह अपराध है कि नहीं है? यदि मैं बात करूं बलात्कार का, तब आईपीसी की सेक्शन 375 बताता है, बलात्कार का जो डेफिनेशन दिया, यह दिया है कि इस धारा का बाद 2 में कहा भी गया है, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, बशर्ते पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। एक्चुअली यहाँ पर जो है इनका एज जो है 14 ही है, और 18 से पहले जो है वो नाबालिग है, और वह यदि पत्नी की आयु 18 से वर्ष से कम है तो इस मामले में यह सहमति महत्वपूर्ण है। पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाकर बलात्कार का अपराध माना जाएगा। इसके लिए विकल्प बी सही है, ऑफेंस ऑफ रेप कहा जाएगा। एक्चुअली इसका एज जो है मैच्योर नहीं है, जितनी एज चाहिए उतना एज नहीं है। राइट, और यदि वो 18 होता है उसके बाद कंसेंट रहता है तो वो बिल्कुल सही होगा। नाउ नेक्स्ट इज, तो वो ऑफेंस रेप नहीं कहलाएगा यदि 18 से ज़्यादा है। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2017 के सर्वोच्च न्यायालय में यह फैसला सुनाया गया था कि 18 वर्ष से कम की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार होगा। राइट, इसका मतलब ये तो पूरे आपको क्लियर हो गया कि यदि एज मैच्योर नहीं है और 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं है या 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो वो रेप कहलाएगा, भले कंसेंट